ओके। हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानंद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक हमारा है वर्णमाला। फ्रेंड्स, वर्णमाला से संबंधित हमारी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वर्ण और माला। तो हिंदी में वर्ण का अर्थ क्या है? हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पुराने समय में हमारे विद्वानों ने हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ सिंबल्स मान लिए और इन्हीं सिंबल्स को हम वर्ण कहते हैं। जैसे हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकली और उनके लिए कुछ सिंबल हुए, मा, जा, रा, ता, का, जा आदि, और इन्हीं सिंबल्स को वर्ण कहा गया। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और इन 52 वर्णों को अलग अलग ढंग से वर्गीकृत किया गया है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि, एक शब्द आ गया कि ध्वनि शब्द, तो ये ध्वनि क्या होता है? सार्थक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। तो जो ध्वनि हमारी है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो हम लिखेंगे ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरे वर्ण शब्दों में कहा जा सकता है कि ध्वनि भाषा का मौखिक रूप है और वर्ण भाषा का लिखित रूप है। अब जो वर्ण हमारे हैं उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ण के दो भाग हैं। देखिए कौन कौन से भाग हैं। तो वर्ण में पहला भाग स्वर और अगला भाग व्यंजन। वर्णों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। वर्ण के दो रूप हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, कुल 11 वर्ण हिंदी में स्वर होते हैं। अब अगला प्रश्न गुजरता है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वरों का उच्चारण हम बिना अवरोध के कर सकते हैं। मतलब स्वरों को उच्चारित करने के लिए हमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े या जिन वर्णों का उच्चारण हम सहजता से कर सकें, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। अब देखते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं ये देखेंगे हम। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ और री स्वर आते हैं। इन्हीं आ, ई, उ, री स्वरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इन स्वरों की सहायता से अन्य स्वरों का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे हम आ, ई, उ, री को मूल स्वर भी कहते हैं। तो अब आती है बात कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो जिन स्वरों को हम बहुत ही कम समय में उच्चारित कर सकते हैं, ऐसे स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वरों से अधिक समय में उच्चारित होने वाले स्वरों को हम
दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखते हैं कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत शेष जो स्वर हैं वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। इन्हें उच्चारित करने में हमें ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है। अब इसी दीर्घ स्वर से संबंधित एक प्रश्न और बनता है जाके कि दीर्घ स्वर में जो ये 7 वर्ण हैं, इन 7 वर्णों में ए, ऐ, ओ, औ वर्ण जो हमारे हैं ये संयुक्त वर्ण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? संयुक्त स्वर या संयुक्त वर्ण कहे जाते हैं। ये मतलब है स्वर का ये भाग नहीं है जाके, लेकिन दीर्घ स्वर में 4 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इन्हें हम संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ए, ऐ, ओ, औ जो है 2 स्वरों से मिल करके बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ए, ऐ, ओ, औ किन स्वरों से मिल करके बने हैं ये हम थोड़ा देख लेते हैं। ए, ऐ, ओ, औ, ए हमारा स्वर जो है वो आ और ई के मेल से बना हुआ है। ऐ आ और ए के मेल से बना हुआ है। ओ स्वर जो हमारा है आ और ऊ के मेल से बना हुआ है। और औ जो हमारा है वो आ और ओ के मेल से बना हुआ है। और 2 वर्णों के मेल से बने होने के कारण इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके बारे में हम जब अगला टॉपिक संधि पढ़ेंगे तो अब हम विस्तृत रूप से देख लेंगे। फिलहाल आज वर्णमाला चल रहा है। तो अब इसके बाद में एक प्रश्न और गुजरता है जाके कि कभी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित वर्णों में कौन सा दीर्घ स्वर संधि है। तो हमें जानने में दिक्कत होती है, तो हम देख लेते हैं कि जो ये आ, ई, उ है वर्ण, इन्हें हम दीर्घ संधि स्वर भी कहते हैं। तो अगर परीक्षा में आता है कि दीर्घ स्वर संधि कौन से हैं, तो आ, ई, उ हमारे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत भी आते हैं। इन्हीं स्वरों को दीर्घ स्वर संधि भी कहा जाता है। तो परीक्षा में गड़बड़ न करिएगा। तो हमने देखा कि स्वर जो है वो 2 प्रकार से मूलतः लिखवाए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक स्वर हमारा और है प्लुत स्वर, जिसका वर्णन बहुत कम होता है लेकिन देखने को अक्सर मिल जाता है। तो देखते हैं कि हमारा प्लुत स्वर क्या है। जब हम कभी उच्चारण करते हैं ओम, कई प्रकार से लिखा जाता है, तो इसे उच्चारित करने में हमें अधिक प्राणवायु या अधिक समय की आवश्यकता होती है। तो इन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम जब हम कहते हैं तो ओम का उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता है। या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है जब आप किसी को आवाज देते हैं, बुलाते हैं उसे, तो उसका नाम बहुत तेज से कहते हैं, जाकर के बहुत देर तक बोलते हैं। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम आपने पुकारा राम, तो उसके उच्चारण में हमें दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगा, इसीलिए इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि हमने देखा कि स्वर हमारे 3 प्रकार के, मूलतः 2 प्रकार के स्वर, ह्रस्व और दीर्घ। अब स्वरों के कुछ और भी प्रकार हैं कि जीभ के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, हमारे मुंह से बोले जाने वाले स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ओष्ठ से किन स्वरों का उच्चारण करते हैं, समृद्ध स्वर क्या होते हैं, आदि है टॉपिक। तो हम देखते हैं कि जीभ के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। जिह्वा के आधार पर बोले जाने वाले स्वर, जिह्वा के आधार पर स्वरों का उच्चारण। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी जो जीभ है उसमें अगला हिस्सा, बीच का हिस्सा
और पिछला हिस्सा। तो इन तीनों हिस्सों से स्वरों का उच्चारण होता है। कुछ स्वर ऐसे हैं जो हमारे जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं, और जो मध्य भाग से उच्चारित होते हैं उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं, और जो जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्वर कहां से उच्चारित होते हैं, जीभ के किस हिस्से से उच्चारित होते हैं। तो अग्र स्वर के अंतर्गत हमारा ई और ए ऐ स्वर जो हमारे हैं वो हमारे जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित होते हैं। आ स्वर हमारा जो है वो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होता है। शेष जो हमारे स्वर हैं वो जीभ के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। और हमारा आगत स्वर एक है आ, जिसे हम डॉक्टर शब्द लिखने में यूज करते हैं, और भी कुछ शब्द हैं जिन्हें लिखने में हम इस आगत वर्ण का यूज करते हैं। तो ये हमारे स्वर जो हैं आ, उ, ओ और औ, और आगत स्वर आ का उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है। तो जिह्वा के आधार पर भी स्वर जो हैं वो तीन प्रकार के, अग्र, मध्य और पश्च। इन स्वरों को आप स्वयं उच्चारित करके देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो मुंह है, हमारा मुंह के अवयव जो हैं, जैसे पिछला हमारा हिस्सा कंठ है, उसके बाद में हमारा ऊपर का हिस्सा, मुंह के छत का ऊपरी पिछला हिस्सा तालु कहा जाता है, उसके अगला हिस्सा मूर्धा, उसके बाद में दंत और ओष्ठ। तो हमारे मुंह के उच्चारण के हिसाब से कौन कौन से हम मुख के किस हिस्से से स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो देखते हैं। हम जो हमारा पिछला हिस्सा है उसे कंठ के बोलते हैं जाकर के, उसके बाद में छत का ऊपरी और पिछला हिस्सा तालव्य कहा जाता है, उसके बाद में तालव्य के आगे का हिस्सा मूर्धा, और उसके बाद में दंत और ओष्ठ। और कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। तो अ और आ का उच्चारण स्थान मुंह से कंठ से होता है, मुंह के जो अवयव हैं उनमें कंठ से होता है। इसके आगे ई का उच्चारण स्थान तालव्य से है, जिसे हम तालु कहते हैं, और उ स्वर जो हमारे हैं ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। उसके बाद में री का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। उसके बाद में जो हमारे ए और ऐ हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य से है। कंठ और तालव्य दोनों जगहों से इनका होता है। और ओ और औ स्वर जो हमारे हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है। तो इन्हें हम कंठोष्ठ स्वर भी कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाए कि कौन सा स्वर हमारा कंठोष्ठ है, तो ओ और औ स्वर हमारा कंठोष्ठ है, जिसका उच्चारण हम कंठ और ओठ की सहायता से करते हैं। इसके अलावा ए और ऐ हमारा जो है वो कंठ और तालव्य से उच्चारण होता है। कंठ से भी और तालु की सहायता से करते हैं। ओठ की सहायता से, केवल ओठ की सहायता से उ का उच्चारण होता है। लेकिन जब पूछा जाए कि कंठ और ओष्ठ अर्थात कंठोष्ठ की सहायता से कौन से स्वर हमारे उच्चारित होते हैं, तो ओ और औ है। फ्रेंड्स, देखते हैं समव्रत, अर्धसमव्रत, अर्धविव्रत और विव्रत स्वरों के बारे में, जो परीक्षा में हमारी पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से स्वर समव्रत होते हैं, तो समव्रत स्वरों के बारे में देखेंगे अगर हम, तो समव्रत
अर्धसम्वृत, अर्धविवृत और विवृत स्वर। कौन कौन से स्वर सम्वृत स्वर के अंतर्गत आते हैं? तो सम्वृत स्वर के अंतर्गत सम्वृत स्वर के अंतर्गत ई, ई और उ स्वर आते हैं। सम्वृत स्वर से मतलब हमारा ये है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुंह बहुत ही कम ना के बराबर खुलता है, ऐसे स्वरों को हम सम्वृत स्वर के अंतर्गत गिनते हैं। जैसे ई, उ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह बहुत ही कम खुलता है। अर्धसम्वृत में सम्वृत स्वर की अपेक्षा थोड़ा मुंह अधिक खुलता है। जैसे ई और उ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह सम्वृत स्वर से थोड़ा सा अधिक खुलता है। उसके बाद में जब हम उच्चारण करते हैं ऐ, औ, आ और आगत स्वर आ का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारा मुंह अर्धसम्वृत स्वर से थोड़ा सा अधिक खुलता है। लेकिन विवृत स्वर में हमारा मुंह उस सबसे ज्यादा खुलता है और विवृत स्वर के अंतर्गत हमारा आ अक्षर आता है। तो हमने देखा कि सम्वृत स्वर में जो ई, उ है, इनका उच्चारण करने में हम अपना मुंह जो है वो बहुत कम खोलते हैं, बहुत कम मुंह खोलने की आवश्यकता होती है। अर्धसम्वृत में सम्वृत स्वरों से थोड़ा सा मुंह अधिक खुलता है उच्चारण करने में। अर्धविवृत में अर्धसम्वृत से अधिक मुंह खुलता है और विवृत स्वर में अर्धविवृत से अधिक मुंह हमारा उच्चारण करने में खुलता है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारी जो ओष्ठ हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर आवृत और वृत्तमुखी स्वर कहे जाते हैं। वृत्तमुखी जिनके उच्चारण में हमारा मुंह वृत्त के आकार का हो जाता है, और आवृत्तमुखी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारा मुंह जो है पूर्ण वृत्त नहीं हो पाता है। तो देखते हैं कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर जो हैं दो प्रकार के। परीक्षा में अक्सर प्रश्न भी पूछा जाएगा कि ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार के, वृत्तमुखी और आवृतमुखी। अब बात आती है जाकर के कि कौन कौन से स्वर वृत्तमुखी हैं। तो जिनको उच्चारित करने में वृत्त जैसा मुंह, उ और ओ और औ स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह जो है वो वृत्त के आकार का हो जाता है। इसके अलावा अ, आ, ई और ए और ए स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो ये आवृत्तमुखी स्वर कहे जाते हैं। वृत्तमुखी के अंतर्गत हमारा आगत स्वर आ भी आता है, जिसके उच्चारण में हमारा मुंह वृत्त के आकार का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ओष्ठाकृति के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी के अंतर्गत निम्नलिखित स्वर और आवृत्तमुखी के अंतर्गत ये स्वर आते हैं। पीछे टॉपिक में चल रहा था वर्णमाला चैप्टर में आज हमने स्वर के बारे में अध्ययन किया। व्यंजन का अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्वरों में हमने जाना कि स्वर हमारे 11 होते हैं। एक थोड़ी सी बात और देख लेते हैं कि स्वर हमारे 11 होते हैं, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मात्राएं कितनी होती हैं, तो स्वर हमारे 11 होते हैं लेकिन मात्राएं महज 10 होती हैं।
अगर बात आती है कि मात्रा कितनी होती है तो महज 10 होती है, क्योंकि आ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ वर्ण जो हमारा है उसे हम शहीद वर्ण के अंतर्गत मानते हैं, क्योंकि आ वर्ण सभी अक्षरों के साथ शहीद होता है, इसीलिए आ वर्ण को शहीद वर्ण कहा जाता है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है स्वर कितने होते हैं तो 11 स्वर, लेकिन अगर मात्रा का जिक्र आता है तो मात्राएं महज 10 होती हैं। अब एक प्रश्न और इसके अंदर बन गया कि फिर मात्रा किसे कहते हैं जाके, तो हमारे स्वरों को उच्चारण करने में, स्वरों को बोलने में जो भी समय लगता है उस समय को हम मात्रा कहते हैं। मतलब हमारे स्वरों को उच्चारण करने में, हमारे स्वरों को उच्चारण करने में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।